हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के अंतर्गत आज हम लोग परप्यूरिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं आपके यूट्रस में, सर्वाइकल ऑफिस में, वेजाइना में, एंडोमेट्रियम में, मसल्स में और ब्लड वेसल्स में। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेगा। सबसे सटीक और इजी एक्सप्लेनेशन के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि आप सभी को नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, जानते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या है? द परप्यूरियम आल्सो नोन एज द पोस्टपार्टम पीरियड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, परप्यूरियम को बेटा हम लोग पोस्टपार्टम पीरियड के नाम से भी जानते हैं, राइट। चलिए, इज द टाइम आफ्टर गिविंग बर्थ व्हेन अ वुमेन्स बॉडी रिटर्न टू इट्स प्री प्रेगनेंसी स्टेट। कहना क्या चाहता है कि बच्चे के जन्म के बाद जब हमारी माँ अपनी प्री प्रेगनेंसी स्टेट वाली कंडीशन में या स्टेज पे पहुंच जाए तो वो बेटा क्या फिनोमेना कहलाता है? आपका परप्यूरियम कहलाता है, ठीक है। यानी कि जैसे प्री प्रेगनेंसी स्टेट में, यानी कि जब महिला प्रेग्नेंट नहीं थी उस समय उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिस स्टेज में थे, वैसे ही क्या होता है कि बच्चे के जन्म के बाद जो उसके फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अपनी पहली जैसी कंडीशन में आ जाए जैसे कि नॉन प्रेग्नेंट महिला में थे। तो ये बेटा कंडीशन क्या कहलाएगी? आपकी परप्यूरिंग कहलाएगी, राइट। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, इट यूजली लास्ट अबाउट 6 वीक बट कैन बी डिवाइड इनटू 3 फेजेस। जनरली अगर हम बात करते हैं परप्यूरिंग की जो टाइमिंग होती है बेटा, वो लगभग आपका 6 वीक्स होता है, ठीक है। लेकिन इसको जो हम लोग फेजेस में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है हमारा? एक्यूट या इमीडिएट, ठीक है। द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के जस्ट 24 घंटे के अंदर जो है आपका जो ऑर्गन, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो इनिशियल कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक। दूसरा क्या होता है? अर्ली, तो अप टू 7 डेज आफ्टर डिलीवरी। ये जो अर्ली फेज जो है आपका डिलीवरी के बाद में, बच्चे के जन्म के बाद में लगभग 7 डेज यानी कि 1 वीक का लगभग समय लेगा, ठीक है। चलिए वही बात करते हैं लेट या रिमोट, ठीक है। तो अप टू 6 वीक्स टू 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी। अच्छा, ये जो समय होता है अपनी नॉर्मल कंडीशन में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको लौटने में कितना बेटा समय लगेगा? यहाँ पे 6 हफ्ते से लेके 6 मंथ तक जो है आपका टाइम लग सकता है, राइट बच्चा। चलिए देखते हैं परप्यूरियम में यहाँ पे दो फिनोमेना आपको देखने को मिलेंगे, दो टेक्निकल टर्म देखने को मिलेगा। एक होता है बेटा आपका इन्वोल्यूशन, दूसरा बच्चा क्या होता है? सब इन्वोल्यूशन, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे इन्वोल्यूशन क्या होता है। व्हेन द यूट्रस रिटर्न टू इट्स नॉन प्रेग्नेंट स्टेट आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है। यानी कि गर्भावस्था के बाद में जब महिला का गर्भाशय यूट्रस, ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट में जैसे यूट्रस था वैसे ही लौट जाए वापस, वैसे ही यूट्रस हो जाए सेम, ठीक है, जैसे कि नॉन प्रेग्नेंट महिला में होता है। तो बच्चा ये कंडीशन क्या कहलाती है? हमारी इन्वोल्यूशन कहलाती है, राइट। चलिए बात करते हैं सब इन्वोल्यूशन की। व्हेन द यूट्रस फेल्स टू रिटर्न इट्स नॉन प्रेग्नेंट स्टेट आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है। याद रखिएगा प्रेगनेंसी की अगर हम बाद की बात करते हैं, बच्चे के जन्म के बाद की बात करते हैं, अगर आपका यूट्रस जो है महिला जैसे नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में जैसा यूट्रस होता है वैसा यूट्रस ना हो पाए, ठीक है, या वैसा यूट्रस होने में फेल हो जाए वो, तो उस कंडीशन को बेटा हम क्या कहेंगे? सब इन्वोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सब इन्वोल्यूशन। यहाँ पे जो है सब इन्वोल्यूशन के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे सम पार्ट्स ऑफ प्लासेंटा रिटेन इनसाइड द यूट्रस। हो सकता है कि गर्भाशय के अंदर प्लासेंटा का कुछ पार्ट जो है बेटा रह गया हो। दूसरा क्या? किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है सब इन्वोल्यूशन देखने को मिलेगा, राइट। चलिए बात करते हैं अब हम लोग एनाटॉमिकल चेंजेस, ठीक है। तो परप्यूरियम के दौरान क्या क्या आपको एनाटॉमिकल चेंजेस मिलते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा यूट्रस की, यानी कि गर्भाशय की। तो मेजरमेंट ऑफ यूट्रस आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में, बच्चे के जन्म के बाद में जब यूट्रस का मेजरमेंट किया गया तो बेटा उसका कितना मेजरमेंट था? तो याद रखिएगा 20 इंटू 12 इंटू 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि 20 बेटा क्या था यहाँ पे लंबाई देखने को मिलेगी, ठीक है। और वहीं जो ब्रेड्थ है वो कितना है? 12 है, और जो हाइट है वो आपका 7.5 सेंटीमीटर रहेगा, राइट। चलिए अगर बात करते हैं वेट की आफ्टर डिलीवरी तो बेटा कितना होता है? तो याद रखिएगा 900 टू 1000 ग्राम जो है आपको वेट यूट्रस का देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ता है तो होता क्या है बेटा कि जो यूट्रस का वेट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा, ठीक।
तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक यानी कि बच्चे का जन्म हुआ उस जन्म से लेके एक हफ्ते के बाद में जब आपने मेजरमेंट किया गर्भाशय का बेटा यूट्रस का, तो कितना वेट था 500 ग्राम। फिर सेकेंड वीक में आपने देखा, सेकेंड वीक के अंत में देखा तो कितना रह गया वेट 300 ग्राम रह गया। फिर चौथे हफ्ते के अंत में आपने देखा तो यूट्रस का वेट कितना रह गया 100 ग्राम रह गया। और जब 6th वीक के आपने देखा तो बेटा कितना रह गया हमारा 80 ग्राम जो है वेट रह जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जस्ट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस रिमेन्स एब्डोमिनल ऑर्गन। कह रहा है कि डिलीवरी के बाद में, ठीक, यूट्रस जो है बेटा याद रखिएगा हमेशा कैसा ऑर्गन रहेगा, आपका एब्डोमिनल ऑर्गन रहता है। यानी कि यूट्रस की बेटा जो पोजीशन है वो कहाँ पे होगी, आपके एब्डोमिनल रीजन में होगी, इसीलिए इसको जो है एब्डोमिनल ऑर्गन कहा गया है, ठीक। चलिए आफ्टर 2 वीक्स ऑफ डिलीवरी, अब कह रहा है कि 2 हफ्ते के बाद यानी कि बच्चे के जन्म के 2 हफ्ते बाद जो है यूट्रस बेटा कैसा हो जाता है, तो याद रखिएगा पैल्विक ऑर्गन होता है। यानी कि अब जो यूट्रस है बेटा वो कहाँ आपका आ गया है, पैल्विक रीजन में आ गया, इसीलिए जो है इसको क्या कहते हैं, यूट्रस को एक पैल्विक ऑर्गन की तरह इसको हम ट्रीट करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जस्ट आफ्टर डिलीवरी फंडल हाइट प्रेजेंट 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन इन प्रेगनेंसी। कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। कह रहा है कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी यदि बच्चे की डिलीवरी के बाद में अगर हम फंडल हाइट देखेंगे तो याद रखिएगा ये फंडल हाइट बिल्कुल वही होगी जो प्रेगनेंसी की कंडीशन में, यानी कि 22 वीक्स की जो प्रेगनेंसी थी उस स्टेज पर यानी कि 22 हफ्ते में जो फंडल हाइट थी वही फंडल हाइट जो है अब आपको डिलीवरी के तुरंत बाद जो है देखने को मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी द रेट ऑफ डिक्रीजमेंट ऑफ फंडल हाइट इज 1 to 1.5 सेंटीमीटर पर डे। कह रहा है बच्चा कि बच्चे के जन्म के बाद, ठीक है, यानी कि 24 घंटे बाद अगर हम देखें डिलीवरी के 24 घंटे बाद तो जो फंडल हाइट जो डिक्रीज होती है बेटा उसकी दर क्या होती है, तो याद रखिएगा 1 से लेके 1.5 सेंटीमीटर पर डे, यानी कि एक दिन में जो है कितनी हाइट घटती रहेगी आपकी 1 से लेके 1.5 सेंटीमीटर तक जो है हाइट डिक्रीज होती रहेगी, राइट। चलिए अगला हम बात करते हैं सर्वाइकल ऑरिफिस की। तो इन नल्ली पेरस वुमेन, ठीक है, तो नल्ली पेरस वुमेन बेटा क्या होते हैं, ऐसी महिलाएं जिन्होंने एक बार भी जो है बच्चे को जन्म नहीं दिया है, तो ऐसी महिलाएं क्या कहलाती है हमारी बेटा, नल्ली पेरस वुमेन कहलाती हैं। तो वहां पे जो सर्वाइकल ऑरिफिस अगर आप देखेंगे तो बेटा कैसा होगा, पिन पॉइंटेड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि नल्ली पेरस वुमेन में सर्वाइकल ऑरिफिस कैसा होगा तो पिन पॉइंटेड होगा। देखिए आप फिगर में ये कैसा है, हमारा पिन पॉइंटेड है, ठीक है। चलिए बात करते हैं मल्टीपेरस वुमेन में, यानी कि जिन्होंने एक से अधिक बच्चे को जन्म दिया है। तो ऐसी महिलाओं में अगर आप सर्वाइकल ऑरिफिस की बात करते हैं तो यहाँ पे वाइड और फिश माउथ, यानी कि मछली के माउथ के आकार का जो है या आपको स्लिट जो है देखने को मिलेगा यहाँ पे ऑरिफिस, ठीक है। चलिए अगला हमारा ऑर्गन है वेजाइना, ठीक है। तो याद रखिएगा टेक 4 to 8 वीक्स टू इन्वॉल्यूट। कह रहा है कि जो वेजाइना है वो नॉन प्रेग्नेंट महिलाओं में जैसा जो वेजाइना होती है वैसी वेजाइना पहुंचने में बेटा डिलीवरी के बाद कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा 4 to 8 वीक्स का टाइम लेता है, ठीक है। चलिए इंट्राइटस रिमेन्स परमानेंटली लार्जर देन द वेजाइनल स्टेट, ठीक है। याद रखिएगा जो अगर हम बात करते हैं इंट्राइटस का मतलब बेटा क्या होता है, जो वेजाइनल ओपनिंग होती है, ठीक है, उसको हम बेटा क्या कहते हैं, इंट्राइटस कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो वेजाइनल ऑरिफिस जो है इसी को इंट्राइटस कहते हैं। तो रिमेन्स परमानेंटली लार्जर देन द वेजाइनल स्टेट, यानी कि कह रहा है कि वेजाइनल स्टेट की कंडीशन में यानी कि नॉन प्रेग्नेंट की कंडीशन में अगर हम बात करते हैं वेजाइनल ऑरिफिस की तो यहाँ बेटा काफी ज्यादा लार्ज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चल नेक्स्ट क्या है, लोचिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इट इज द वेजाइनल डिस्चार्ज। लोचिया क्या है, एक प्रकार का वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, ठीक। इट हैज ए फिशी स्मेल एंड इज एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। और इसकी बेटा महक कैसी होती है, ठीक है। तो ये फिशी एकदम मछली जैसी जो है स्मेल आती है और एल्कलाइन नेचर में आपको देखने को मिलेगा। बट इट इज एसिडिक इन नेचर एट द एंड ऑफ परप्यूरियम। लेकिन याद रखिएगा परप्यूरियम के अंत तक ये जो एल्कलाइन नेचर है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिक नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन के। तो ये जो है आपको 15 to 21 डेज तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। टाइप्स क्या होता है, तो याद रखिएगा टाइप्स के लिए आपको निमोनिक मैंने यहाँ पे बनाया है जिसको आपको याद करना है, रसा, ठीक। क्या याद करोगे,
रसा। तो रसा का मतलब क्या होता है? आर का मतलब लोचिया रोबरा, एस का मतलब सिरोसा, ए का मतलब बेटा अलवा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं लोचिया रोबरा के बारे में। ठीक है, तो ये बेटा कितना रहेगा आपका? 1 to 4 डेज तक रहता है। ठीक, रेड कलर का डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा। और ये रेड कलर किस लिए होता है? तो याद रखिएगा, प्लेंटी ऑफ आरबीसीज। ठीक है, आरबीसी की अधिकता के कारण प्रोडक्ट ऑफ कंसीव्स। याद रखिएगा, ये जो प्रोडक्ट होता है वो कंसीव की ओर इंडिकेट करता है, यानी कि गर्भ धारण को बताएगा। ठीक है, चलिए वहीं अगर हम बात करते हैं सिरोसा, तो याद रखिएगा सिरोसा अगर कहीं भी वर्ड लग जाए तो याद रखिएगा इसका जो कलरिंग होगी, ठीक, डिस्चार्ज का जो कलरिंग होगा बेटा कैसा होगा? येलो कलर का देखने को मिलेगा। और ये कितना तक दिन तक कितने दिन तक आपको बना रहेगा? तो 5 to 9 डेज तक बना रहता है। ठीक है, चलिए और किसके अब जो ये बेटा येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी की अधिकता के कारण जो है आपको जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो पीले रंग का होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं लोचिया अलवा की। तो याद रखिएगा, मैंने कई बार बताया कि कहीं अगर अलवा वर्ड लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है? वाइट कलर। तो यहाँ पे जो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा बेटा कौन से कलर का होगा? आपका वाइट कलर का होगा। और उसकी जो ड्यूरेशन अगर हम बात करें तो 10 to 14 डेज रहता है। ठीक है, अच्छा जो ये व्हाइट कलर है बेटा इसको क्या इंडिकेट करता है? तो याद रखिएगा प्लेंटी ऑफ इंडोमेट्रियल सेल्स। यहाँ पे जो व्हाइट कलर है वेजाइनल डिस्चार्ज वो किसके कारण है? इंडोमेट्रियल सेल्स की अधिकता के कारण जो है होता है यहाँ पे, राइट। चलिए बात करते हैं अमाउंट की। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक, यानी कि प्रथम हफ्ते के, यानी कि फर्स्ट वीक के बाद अगर हम बात करते हैं तो ये बेटा कितना होता है? 250 ml देखने को मिलेगा। वहीं सेकेंड हफ्ते की बात करते हैं तो अंत में आपको कितना देखने को मिलेगा? 100। तो टोटल बेटा कितना हो जाएगा? 350 ml जो है अमाउंट आपका रिलीज होगा। ठीक है, चलिए द अमाउंट ऑफ लोचिया डिस्चार्ज इज चेक्ड बाय द सैचुरेशन ऑफ पेरिनियल पैड। याद रखिएगा लोचिया के अमाउंट को आप कैसे जो है पता लगाते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे पेरिनियल पैड होते हैं, उनके सैचुरेशन के द्वारा हम चेक करते हैं कि कितना डिस्चार्ज, कितनी क्वांटिटी में डिस्चार्ज हुआ है, राइट। चलिए अब देखिए ये है आपकी पेरिनियल पैड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए बिल्कुल। अगर जरा सा धब्बा आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे जो धब्बा होता है बेटा वो किसको इंडिकेट करेगा? ब्लड को। यानी कि अगर ये स्टेन 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो वो कैसा माना जाता है? स्कैंट माना जाता है। स्कैंट का मतलब क्या होता है? अल्प, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे ब्लीडिंग हुई है। ठीक है, वहीं अगर स्टेन आपको जो है 2.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर का लेंथ आपको देखने को मिल रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे? लाइट मानते हैं, यानी कि हल्की ब्लीडिंग हुई है। ठीक है, वहीं अगर ये जो स्टेन है, जो धब्बा है, अगर 10 to 15 इसकी अगर सेंटीमीटर की लंबाई है तो ये बेटा क्या इंडिकेट करता है? मॉडरेट, यानी कि थोड़ा बहुत जो है ब्लीडिंग हुई है। ठीक, लेकिन अगर पैड आपका पूरा, ठीक है, पैड पूरा जो है लाल हो गया है ब्लड से तो उसको हैवी ब्लीडिंग मानते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड इन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में जो है पूरी तरीके से भीग गया है, पूरी तरीके से सैचुरेटेड हो गया है, किससे? ब्लड के द्वारा। ठीक है बच्चा, अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस। परप्यूरियम के दौरान क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस मिलते हैं देखने को? तो सबसे पहले इंडोमेट्रियम हो गया, मसल्स और ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो इनमें एक एक करके हम चेक करेंगे। चलिए बच्चा बात करते हैं सबसे पहले हम इंडोमेट्रियम। ठीक है, तो यूट्रस में हम जानते हैं कि इंडोमेट्रियम लेयर होता है जो कि सबसे अंदर की लेयर होती है। ठीक है, याद रखिएगा इंडोमेट्रियम लेयर को यहाँ पे 2 सब लेयर में डिवाइड किया हमने। ठीक है, एक सबसे ऊपर जो लेयर होती है, सबसे अपर लेयर, उसको बेटा क्या कहते हैं? सुपरफिशियल लेयर कहते हैं। और जो सबसे अंदर जो होती है, जो सबसे गहरी जो लेयर होती है उसको डीप लेयर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सुपरफिशियल लेयर। तो ये क्या होता है कि डिलीवरी के बाद में क्या होती है? शेड होने लगती है, गिरने लगती है, जैसे पत्ते झड़ते हैं तो उसी प्रकार से जो है ये बेटा इसकी शेडिंग होने लगती है। और किसके फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा बेटा? यहाँ पे लोचिया के फॉर्म में, यानी कि ब्लीडिंग के रूप में जो है ये शेड होने लगती है, राइट बच्चा। चलिए बात करते हैं डीप लेयर की। तो याद रखिएगा यहाँ पे रीजनरेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा आपके इंडोमेट्रियम में, यानी कि डीप लेयर में। ये डीप लेयर कह लो चाहे इंडोमेट्रियम कह लो, है ना। तो यहाँ पे रीजनरेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक तरफ आपने देखा कि शेड हो गया तो दूसरी तरफ जो है दोबारा बनने भी स्टार्ट हो जाती है। तो याद रखिएगा होल इंडोमेट्रियम इज रिस्टोर्ड बाय 16th डे। याद रखिएगा होल इंडोमेट्रियम जो है
पूरा इंडोमीटियम के फॉर्मेशन में कितना समय लगता है, तो 16 डे यानी कि 16वें दिन जो है ये कंप्लीट हो जाती है। लेकिन याद रखना एक्सेप्ट प्लासेंटल साइड, क्योंकि प्लासेंटल साइड पर बेटा जो है वहाँ पे प्लासेंटा का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो जो थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है वहाँ पे इंडोमीटियम रिस्टोर नहीं हो पाती है। राइट बच्चा, चलिए तो याद रखिएगा क्योंकि प्लासेंटल साइट को बनने में 6 हफ्ते का समय लग जाता है। ठीक है, याद रखिएगा प्लासेंटल साइट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 6 हफ्ते का समय लगता है। ठीक, बात करते हैं बेटा मसल्स की, यानी कि यूट्रस की जो मसल्स होती है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है और पॉस्टपार्टम के दौरान क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की। द यूटेरिन मसल्स, जिसको हम मायोमेट्रिन भी कहते हैं, ग्रो इन साइज। ठीक है, याद रखिएगा साइज में ग्रो करेगी ये और वेट में भी। ठीक, ड्यू टू द स्ट्रेचिंग एंड थिकनिंग ऑफ द यूट्रिन मसल्स। ठीक है, यानी कि साइज और वेट में ग्रो करती है। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि जो यूट्रिन मसल्स होती है बेटा क्या स्ट्रेच, इनमें खिंचावट आती है और काफी ज्यादा ये थिकिंग होती है, मोटी होती है। ठीक है, चलिए मसल फाइबर्स इंक्रीज, जो मसल फाइबर्स होती हैं याद रखिएगा इंक्रीज इन बोथ नंबर। अगर ये संख्या में बढ़ रही है तो बेटा इसको कंडीशन क्या कहते हैं, हाइपरप्लासिया कहते हैं। अगर इस साइज में इंक्रीज हो रही है तो उसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं। राइट बच्चा, चलिए अब हम बात करते हैं परप्यूरियम के दौरान क्या होता है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द नंबर ऑफ मसल फाइबर्स रिमेन सेम। याद रखिएगा जो मसल फाइबर्स की संख्या है ये तो आपका सेम रहेगा, बट देयर इज रिडक्शन ऑफ द यूटेरिन मसल्स। ठीक है, सेल साइज यानी कि जो यूटेरिन मसल्स है जिसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं, ठीक, वो जो है डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। कब, ड्यूरिंग परप्यूरियम। चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो याद रखिएगा आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, एब्रप्टली डिक्रीज द लेवल ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स। यानी कि जो बेटा स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं जैसे आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है उसमें अचानक गिरावट आने लगती है। ठीक है, अब जब अचानक गिरावट होती है तो क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो कोलोजिनेज एंजाइम है ये सक्रिय होने लगता है। ठीक है, इंक्रीज इन यूट्रिन मसल्स, यानी कि यूट्रिन मसल्स में आपकी गर्भाशय की जो पेशियां होती हैं यहाँ पे कोलाजिनेज एंजाइम की सक्रियता बढ़ जाती है काफी। ठीक, चलिए अब जब सक्रियता बढ़ जाती है तो क्या करता है ये एंजाइम, ब्रेक डाउन द कोलेजन एंड प्रोटीन। ठीक है, यानी कि आपकी यूट्रिन की जो मसल्स में कोलेजन और प्रोटीन्स होती है ये एंजाइम क्या करते हैं, इनको ब्रेक डाउन करने लगती है, इनको तोड़ने लगती है। ठीक है, अच्छा जब तोड़ने लगती है तो क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप यूट्रस श्रिंक, यूट्रस जो है वो सिकुड़ जाता है, रिटर्न टू इट्स प्री प्रेगनेंसी साइज। यानी कि यूट्रस अपनी जैसे नॉन प्रेग्नेंट में यूट्रस होता है जो साइज होता है उसी साइज में वो वापस आ जाता है। और यही कंडीशन को बेटा हम क्या कहते हैं, इन्वोल्यूशन कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन में भी समझाया था। चलिए बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ठीक है, ब्लड वेसल्स में क्या क्या चेंजमेंट देखने को मिलती है। The change of the blood vessels are pronounced at the placental site। याद रखिएगा प्लासेंटल साइट पे जहां ब्लड वेसल्स इंटर होती हैं, प्लासेंटल साइट में इंटर होती है वहां पर जो है आपको ब्लड वेसल्स काफी ज्यादा प्रोनाउंस्ड होंगे, यानी काफी ज्यादा स्पष्ट देखने को वहां पे मिलेंगे। ठीक, चलिए आर्टरीज आर कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड थिकनिंग ऑफ द इंटीमा। ठीक है, इंटीमा क्या होता है बेटा, इंटीमा जो है ब्लड वेसल्स की सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, इंटीमा कहते हैं। यहाँ पे आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्टेड होने लगती हैं और थिकन हो जाती है। कहाँ पे, इंटीमा जो पार्ट होता है वो थिक हो जाता है। क्यों होता है बेटा, उसका रीजन है ड्यू टू द आपको यहाँ पे ब्लीडिंग को कम करना, इसीलिए जो है आर्टरीज यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टेड होती हैं। और जो इंटीमा जो लेयर होती है अपनी ब्लड वेसल्स की जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो कैसी जाती है, थिकन हो जाती है। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या होता है यहाँ पे बेटा, थ्रोम्बोसिस होगा। थ्रोम्बोसिस से मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक, तो याद रखिएगा न्यू ब्लड वेसल्स ग्रो इनसाइड थ्रोम्बी, और यही जो क्लॉटिंग जहाँ पे हुई है आपके इंटीमा पार्ट में जहाँ क्लॉटिंग हुई है, इसी क्लॉटिंग पार्ट से जो है बेटा नए ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स विद इन 6 वीक्स। याद रखिएगा 6 हफ्तों के अंदर जो है आपका जो नए ब्लड वेसल्स हैं वो कंप्लीटली रिस्टोर हो जाते हैं। क्लियर बच्चा, चलो आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको कोई टॉपिक है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका आंसर देने में मुझे खुशी मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो